तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सभी सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पेपर लेकर आया हूं मैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन तैयार कराने वाला हूँ मैं, आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। तो इसमें से 100% आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएंगे और आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पेपर पूरा बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मध्यकालीन इतिहास यानी मेडुअल हिस्ट्री का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आप लोग इससे मॉडल पेपर से जो मतलब ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बहुत ही निचोड़ कर बहुत ही मॉडल पेपरों को हल करके क्वेश्चन मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के 100% अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में कौन से क्वेश्चन है जिनका आप लोगों को आंसर अच्छे से तैयार करना है और अपने आने वाले एग्जाम में लिखना है। हिस्ट्री के एग्जाम में मेडुअल हिस्ट्री जिन भी छात्र छात्राओं का है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो रहे कुछ अदिल होत्री के सबसे पहले प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपको। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और अच्छे से सुनना है कि कैसे कैसे मैं कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कल्हड़ कौन थे। तो कल्हड़ कौन थे, तो कल्हड़ क्या है आप लोगों को शायद पता होगा कल्हड़ कौन थे, या नहीं पता है तो भी पता कर लो कि कल्हड़ जो रजत रंगड़ी एक कृत है ना उसके लेखक थे। वो एक इतिहासकार भी माने जाते हैं जो भारतीय थे और एक कवि भी हुए। और ये ग्रंथ क्या जो रजत रंगड़ी है ना, कश्मीर के राजाओं के शासनकाल में उनके विस्तृत ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा गया था इसमें रजत रंगड़ी में। इनके जीवन परिचय भी आप लोग लिख सकते हैं कि इनका 12वीं शताब्दी में जन्म माना जाता है, लगभग माना जाता है, और कश्मीर में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है कि लोथल क्या है, यानी कि लोथल के बारे में आप लोग लिखना है कि लोथल आखिर है क्या, कोई जगह है, कोई पैलेस है या कोई आदमी का नाम है। तो लोथल आप लोगों को पता होगा कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन स्थलों में से एक स्थान है। यह क्या है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आप लोगों को पता होगा लोथल एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही प्रचलित नाम है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, वैसे कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। फिर क्या है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो क्या है। अब मोहनजोदड़ो का संक्षिप्त परिचय दीजिए यहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो वर्तमान में कहाँ पर है इस समय, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी कि सिंध जिले में स्थित है। और इसी के साथ साथ यह शहर कब था, तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व में अपने चरम स्तर पर था। कौन, मोहनजोदड़ो। इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा था, थोड़ा सा आप लोगों को लिख देना है कि यह मृतकों का टीला माना जाता है, इसलिए इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। और इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, यानी कि आर.डी. बनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। सन 1922 में किया था। कब किया था, सन 1922 ईस्वी में किया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चनों के आंसर बहुत सटीक लग रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी के साथ साथ अशोक के धम्म के बारे में बताइए। अशोक का धम्म है ये क्या है, तो सम्राट अशोक जो महान अशोक के नाम से जाने जाते हैं, ये कब 268 से 232 ईसा पूर्व थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे, उनमें से एक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्म क्या था, धम्म क्या है, नीति और नैतिक शिक्षाओं का एक कोड है जिसका उन्होंने प्रचार भी किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष नैतिकता थी जिसमें सभी प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा पर बल दिया गया। इसी के साथ साथ अशोक के धम्म की कुछ विशेषताएं भी थी। क्या थी कि सर्वधर्म सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों का सम्मान करो और सभी धार्मिक विचारों और परंपराओं के प्रति सहिष्णुता रखो। इसी के साथ साथ अहिंसा और दया, मांसाहार को कम करने और बसे बलि को रोकने के लिए, जीवों के प्रति करुणा या दया करने के लिए, ये सब अशोक के धम्म में लिखा गया। समाज कल्याण, धार्मिक प्रचार, ये सब लिखा गया था। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज का संक्षिप्त विवरण। अब मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी राजदूत था और भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं इसको, इतिहासकार भी बोल सकते हैं, जिन्होंने चौथवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत में उनके आगमन के लिए जाना जाता है। इनकी मुख्य जानकारी क्या है कि जो ये इनका काल था
तो ये मौर्य काल में आए थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे 321 से 297 ईसा पूर्व। और यह कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर ग्रीक राजा का प्रतिनिधि था। ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजा का प्रतिनिधि था। इसकी पुस्तक है एक इंडिका, जो इंडिया के नाम पर पड़ी थी। ये अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का बहुत ही अच्छा विवरण दिया है इन्होंने। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य, अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे मौर्य काल के महान विद्वान चाणक्य यानी कि कौटिल्य, या जिसे आप लोग विष्णुगुप्त भी बोल सकते हो, ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ये आप लोग को पता होगा। ये इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। यह ग्रंथ शासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसी के साथ साथ आप लोग को प्रागैतिहासिक युग को परिभाषित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इतिहास का मैं बहुत ही जल्दी, यहाँ तक कि मैं 1 जनवरी से हो सकेगा तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, यानी कि एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। केवल हिस्ट्री का ही रहेगा, वहाँ पर आप लोगों को पूरी हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का भी एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो आप लोग जिन का भी सिलेबस है और नहीं है, यदि आप लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और एकदम फ्री क्लासेस रहेंगी, यूट्यूब पर ही रहेंगी, कोई पेड बैच नहीं है या कोई मेरा एप्लीकेशन नहीं है भाई, सब पूरा फ्री है। यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा, टाइम डिसाइड करके मैं बता दूंगा कि कब होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़कर वहाँ से आप लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, आप लोग वहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक युग को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो प्रागैतिहासिक युग यानी कि प्री हिस्टोरिक एज मानव इतिहास का वह चरण है जब लेखन या लिपि का विकास नहीं हुआ था और हमें इस काल के बारे में जानकारी पुरातात्विक खोजों जैसे औजार, अवशेष, गुफा, चित्र और अन्य भौतिक साक्ष्यों से मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं कि लिपि का अभाव था, विभाजन हुआ, पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण काल युग, नव पाषाण युग, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ वैदिक कालीन नारियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट करना है। अब वैदिक कालीन में नारियों की स्थिति क्या है? समाज में सम्मानजनक था। वैदिक कालीन कब था? 1500 से 600 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर सम्मानजनक था। इस युग में प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जा सकता है और इन दोनों समय महिलाओं की भूमिका और स्थिति में अंतर देखा जाता है। जैसे कि प्रारंभिक में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? सम्मान और स्वतंत्रता उनको मिली थी, शिक्षा भी मिलती थी, वैवाहिक स्वतंत्रता थी और समाज में उनकी भूमिका भी था। लेकिन इसी के साथ साथ दिन बदलता गया और महिलाओं की स्थिति गिरती गई। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण के विजय के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण के विजय में किस प्रकार से अपना हासिल किया, किस प्रकार से विजय पाई, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एटलीस्ट 1 लाइक तो कर सकते हो यार। 1 लाइक कर दो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और आप लोग के मोटिवेशन से ही दोस्तों, आप लोग के मतलब सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उसी के साथ साथ हम लोग प्रेरित होते हैं कि आगे और वीडियो बनाते रहें। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी अद्वितीय सैन्य उपलब्धियां और विजय अभियानों के कारण दी गई। और किसने दिया था? ये इतिहासकार एक थे वी.ए. सिम्थ ने कहा था इनको भारत का नेपोलियन। इनका कारण क्या था कहने का? कि सैन्य कौशल इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि भैया ये क्या करते थे, समुद्रगुप्त जो थे अपनी कुशलता एक बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की, उसके साथ साथ राज्यों को जीतकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत में इलाहाबाद प्रशस्त जो है
इसी विजय सूची में है, भी आगे क्वेश्चन भी आएगा, ये उनकी विजय सूची में है। जो उनके दरबारी कौन थे? कवि हर्षवर्धन ने लिखी थी। अभियान की सफलता, राजनीतिक कुशलता, ये सब इनको नेपोलियन मानने के लिए प्रेरित करती है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आया गया, इलाहाबाद प्रयागराज की प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इलाहाबाद की प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। यह प्रशस्ति क्या है? सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य विजय और उनके शासन की नीति को उजागर करती है। साथ में यह प्रसिद्ध एक शिलालेख के रूप में इलाहाबाद, जो उस समय कन्नौज के पास था, कूपवंशी शाही शिला पर खुदी हुई थी। इसे हर्षवेल के काव्य रचनाओं में लिखा गया था। और जो कौन थे? आप लोगों को पता है, दरबारी कवि थे। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्धों का आप लोगों को वर्णन बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सन में हुए थे और कहाँ हुआ था। सामंतवाद के सामाजिक कारण का उल्लेख कीजिए। तो सामंतवाद का सामाजिक कारण क्या था? सामंत क्यों रखे जाते थे और सामंत का क्या योगदान रहता था राज्य में, वो आप लोगों को यहाँ पर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, संस्कार से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो संस्कार क्या है? संस्कृत शब्द का एक शब्द है संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ होता है सुधारना या संपूर्णता की ओर अग्रसर करना। यानी कि भारतीय संस्कृति में क्या हुआ था, संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें जीवन के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रकार की आचार व्यवस्था, यानी कि आप लोग को जैसे पता होगा गांव में बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं, यानी एक उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उनके अंदर अपना एक आचार विचार होना चाहिए, बैठने उठने की क्षमता या बैठने उठने का उनको कार्यशैली जो उनकी बोलते हैं, अलग अलग नाम से आप लोग बता सकते हैं, तो वो होनी चाहिए। तो यही बोलते हैं कि आचार व्यवस्था या विधि के रूप से नाम माना जाता है, विधि के रूप से माना जाता था। तो संस्कार के बहुत सारे प्रकार थे, जैसे व्यक्तिगत और धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार, उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जैसे कि अभी नीचे क्वेश्चन है भी, और अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और इसी के साथ साथ विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिस इनके मतलब उदाहरण के तौर पर आप लोग ले सकते हैं या विशेषताओं के तौर पर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महमूद गजनवी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 11वीं शताब्दी पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कौन था महमूद गजनवी? महमूद गजनवी था एक तुर्की शासक जो गजनी साम्राज्य का सुल्तान था। उसका भारत पर बहुत ज़्यादा आक्रमण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। खासकर क्या, उसने लूटपाट और धार्मिक उत्पीड़न जो प्रमुख कारण थे। महमूद ने भारत में कई आक्रमण किए जिनका भारतीय समाज पर, संस्कृति और राजनीति पर लंबा असर पड़ा। इसका क्या प्रभाव पड़ा? लूट और विनाश हुआ, धार्मिक उत्पीड़न हुआ, सामरिक प्रभाव हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ, और भारत में क्या हुआ? मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित हो गई। तो ये सब बहुत सारे कारण थे। उसी के साथ साथ अंत्येष्टि संस्कार पर प्रकाश डालिए। तो अंत्येष्टि संस्कार क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार को ही उसका एक हिस्सा है अंत्येष्टि संस्कार। इसके बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। अंत्येष्टि का होता है सबसे पहले कि आज हम लोग जान लेते हैं कि अंत्येष्टि का होता है कि अंतिम संस्कार या आखिरी यात्रा जो धार्मिक रीति रिवाजों के साथ समाज द्वारा या परिवार के द्वारा किया जाए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब प्रक्रियाएं, जैसे शरीर का स्नान और सजावट किया जाए। उसमें क्या किया जाता है कि शरीर को शुद्ध किया जाता है, स्नान कराया जाता है, उसे सुंदर रूप से सजाया जाता है, जिससे उसमें फिर सफ़ेद कपड़ों में लिटाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे उसे कफन बोलते हैं। कुछ सामग्रियाँ जैसे इत्र वगैरह, चंदन, फूल आदि शरीर के साथ रखी जाती हैं। और मृतक को सैया पर रखना, एक सैया बनाते हैं उसके ऊपर रखते हैं, जिससे आप लोगों ने देखा होगा गाँव वगैरह में उनको टिकठी बोलते हैं। अब आप लोग इधर पता नहीं बोल रहे, जैसे अर्थी बोलते हैं, उसी प्रकार से मृतक का दहन करते हैं। उसके बाद चिता जो एक अलग स्थान होती है उस पर आग लगाई जाती है। तो ये था अंत्येष्टि संस्कार। इसी के साथ साथ वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य था? तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति बहुत ही
गुरु शिष्य का जो प्रेम था बहुत ही गहरा रहता था, बहुत महत्व था। प्राचीन में क्या होता था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त होता था वो बल्कि व्यक्ति के नैतिक धार्मिक कर्तव्यों को समझना, जीवन को सही दिशा में ले जाना। इस समय में शिष्य को गुरु के प्रति विशेष आदर और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक माना जाता था। उनके बहुत सारे कर्तव्य थे। कौन कौन से कर्तव्य थे? जैसे आदर और सम्मान, समर्पण और श्रद्धा, जीवन में अनुशासन, आध्यात्मिक विकास, गुरु की सेवा इत्यादि शिष्यों का धर्म रहता था, यानी उनका कार्य रहता था शिष्यों के, वो गुरुओं के प्रति शिष्य का कर्तव्य था। इसी के साथ साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त मृत भांडों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा से जो प्राप्त मृत भांड होते थे यानी मिट्टी के बर्तन, उनसे जो उस पर चित्र वगैरह बने होते थे, उससे उनके प्रकार मतलब कहाँ से खुदाई हुई, कैसे रहते थे लोग, देवताओं की पूजा करते थे, ये सब वहाँ पर मिला। इससे बहुत सारे मतलब खोज किए गए। तो आई होप आप के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों को, और आपको पूरा क्लास अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।